मुर्दाबाद। जन विरोधी मोदी सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नेशन न्यूज़ इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम गाजीपुर, हमारे साथ ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने 7 महीने से लगातार घर-बार को छोड़कर किसान आंदोलन में बहुत ही मेहनत कर रहे हैं और डॉक्टर हैं पैसे से, कोई वैसे डॉक्टर नहीं, ये चिकित्सक डॉक्टर MBBS MD हैं। आइए हम इनसे जानकारी लेते हैं। डॉक्टर साहब, आपका नेशन न्यूज़ इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद मनोज जी। डॉक्टर साहब, कृषि मंत्री जी ये कह रहे हैं कि भाई हम इन जो बिल हैं इनको वापस नहीं लेंगे। देखिए, ये पूरा आंदोलन और पूरा विवाद इन बिलों से जुड़ा हुआ है, तो जब तक वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करते तब तक तो कोई इसका हल निकलेगा नहीं। बिल तो उनको वापस लेने ही होंगे, क्योंकि बिल लाए भी वो बहुत चोरी के रास्ते से थे। कोरोना का फ़ायदा उठाकर, लॉकडाउन का फ़ायदा उठाकर वो ले आए। पूरे पंजाब के अंदर एक आंदोलन बढ़ गया और जैसे जैसे देश भर में कोरोना हल्का होता गया वैसे वैसे जो है आंदोलन देश भर में बढ़ गया है। देश के मैं समझता हूँ 90-95% किसान जो थोड़ा बहुत भी इसको जो है समझ रहे हैं वो इसके विरोध में है। 2-4% इनके पक्ष में हो तो मैं कह नहीं सकता। इन्होंने बहुत सारा कोशिश करा दिखाने का कि इनके पक्ष में भी कुछ लोग हैं, लेकिन जो इस कानून को थोड़ा बहुत भी समझ पाया है वो जो है जानता है कि ये पूरी खेती और पूरे किसानों के खेती करने के अधिकार पर हमला है। इन्होंने कल के बयान में मंत्री जी ने कहा है कि इसमें कुछ ठोस परिवर्तन किए जा सकें, सुझाव आए तो हम सोच सकते हैं। तो ठोस बात तो यही है कि आप किसानों को खेती करने की स्वतंत्रता खत्म करो, ठेके पे खेती कराओगे, वो भी कंपनियों से, वो भी बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों से। ये कंपनियां जो है दुनिया के व्यापार पर नियंत्रण करती हैं, तो जाहिर बात है वो स्वतंत्रता अगर इसमें अगर ये बात ही निकाल दी जाए इस कानून से, सबसे ठोस बात है कि कंपनियां ठेके पे खेती नहीं कराएंगी तो कानून का बचेगा क्या? कानून का कुछ बचा ही नहीं। तो बेहतर यही बात है कि कानून ख़त्म कर दिया जाए, क्योंकि यही उसकी मूल बात है उस कानून की। इसी तरह मंडियों का सवाल है। हमारा ये कहना है कि सरकारी मंडियाँ होनी चाहिए, मंडियों का जो है सरकार की गारंटी होनी चाहिए, मंडियों में व्यापार की गारंटी होनी चाहिए, सरकारी रेट की गारंटी होनी चाहिए। तो जो सरकारी सुविधाएं होनी चाहिए मंडी के माध्यम से, ताकि व्यापारियों के दबाव से किसान जो है बच सकें। हमें पता होना चाहिए मंडी कानून क्यों बने थे, क्योंकि बड़े बड़े व्यापारी और बड़े बड़े ज़मींदार जो कर्जे में फंसा लेते थे वो फसल सस्ते में खरीद लेते थे, और मंडी कानून का जो मूल भाव था वो इसकी सुरक्षा देने का है, जिसमें जो है किसी किसान को कोई व्यापारी कर्जे की वजह से दबाव में ना ले सके। यही उस मंडी कानून की मूल बात थी। अभी आपने जो है मंडी कानून बनाया है, उसमें आपने कहा कि मंडियां आप जो है निजी बड़े बड़े कारपोरेट बनाएंगे, तो ये बात हटा दी जाए उस कानून से। अगर ठोस की बात है, उस कानून में कुछ बचता ही नहीं। डॉक्टर आशीष जी जिस तरीके से वो कह रहे हैं कोई ठोस पहलू लेके आए, हम उनसे बात करें। क्या 11वें दौर की जो अभी तक की वार्ता थी वो हवा में थी, वो ठोस पहलू नहीं थे किसानों के? जो बातें उन्होंने उठाई थी ये कानून में कुछ छोटी छोटी बातें थी, और जिसको सरकार ने उठाया था। जैसे ये आलोचना उठ गई कुछ की जो है आपको जो है भारत के लीगल सिस्टम में शिकायत करने की अनुमति उसमें नहीं है। इस तरह की कुछ छोटी छोटी बातें उन्होंने जो है कहा कि हम इनको ठीक कर देंगे, तो वो उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि कानून ये कुछ छोटी बातों के खिलाफ लड़ाई नहीं है। अब तो कम से कम कोई भी थोड़ा बहुत भी संवेदनशील आदमी होगा या संवेदनशील सरकार होगी, वो इस बात को जानेगी कि जो किसान 7 महीने से दिल्ली के बॉर्डर पे बैठा हुआ है, जो किसान उससे पहले 5 महीना लंबा संघर्ष करके चुका है, आज अब जो है करीब करीब 13 महीने हो जाएंगे 5 जुलाई को इस बिल के आए हुए, और इसके खिलाफ विरोध खड़ा हुए, जिसमें हज़ारों की संख्या में, दसों हज़ार की संख्या में किसानों के ऊपर केस लग चुके हैं। किसान उसके बावजूद डरने की जगह लड़ रहे हैं। इस पूरी परिस्थिति के अंदर सरकार, कोई भी संवेदनशील सरकार होगी, उसको समझ में आना चाहिए कि बात छोटे मोटे मामले की नहीं है।
बात उसकी मूल आत्मा की है। और अगर कृषि मंत्री ये बात कहने को तैयार हैं, जैसा कि उनकी सरकार दिखावटी नाटक करती है कि किसानों की ज़मीन नहीं जाने दी जाएगी, किसान अपनी ज़मीन के मालिक रहेंगे, किसानों को खेती करने की आज़ादी होगी, किसानों की मंडी और रेट की गारंटी होगी, तो लिख दें ये बातें। ये बात लिखने को राजी नहीं है। अगर ये बातें लिख दें तो इस कानून का अर्थ ख़त्म हो गया, और अगर ये कानून रहेगा तो उनके वादों का अर्थ ख़त्म है। तो ये दोनों बातें मतलब बात साफ साफ होनी चाहिए। पूरे देश के अंदर एक हलचल है, पूरे देश के लोग सवाल पूछ रहे हैं, पूरे लोकतंत्र पर सवाल उठा हुआ है कि जो सरकारें जो है जनता के वोट से चुनी जाती हैं, आज वो किसानों के गुस्से के सामने जवाब भी नहीं देना चाह रही। तो ये सारी बातें सरकार को सोचनी चाहिए। जाहिर बात है लोग तो लड़ेंगे, क्योंकि लोगों के पेट पे आ पड़ी है। डॉक्टर साहब, एक मुहिम और चल रही है, जैसे जैसे सरकार को पता लग रहा है कि भाई हम इन क्षेत्रों से चुनाव लड़ेंगे तो हम डिफीट खा जाएंगे, तो आज उत्तर प्रदेश के भी वो 3 टुकड़े करने जा रहे हैं। नहीं, ये तो हर बार जब चुनाव में कोई सरकार हार रही होती है तो इस चर्चा को हम सुनते हैं कि वो 3 टुकड़े और 4 टुकड़े कर रहे हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश के जिसको दिल्ली में राज करना है और जो उत्तर प्रदेश के आधार पर राज कर रहा है, वो इसके टुकड़े नहीं करेगा। एक राजनीतिक सवाल है, एक वजन होता है 80 सीटों का। 80 सीटों के आधार पर वो बहुत सारे छोटे छोटों को इकट्ठा कर लेंगे। भारत की राजनीतिक संरचना को अगर आप देखेंगे तो वो अलग अलग भाषा के पर आधारित जनता के समूहों का जो है देश है। इनको हम राजनीतिक रूप से राष्ट्रीयताएं कहते हैं। ये एक अलग भाषा आधारित राष्ट्रीयताएं हैं। तो भारत उस मायने में एक बहुराष्ट्रीय देश है, जिसके अंदर राष्ट्रीयता के आधार पर विकसित कई सारी विकसित या कम विकसित समूह हैं, समाज के समुदाय हैं। और ये सारे के सारे जो है एक जो भारत के दिल्ली का केंद्र की ताकत है, वो हिंदी भाषी इलाके के आधार पर उसके अंदर भी अलग अलग बोलियां हैं। तो अगर वो सबको विभाजित कर देंगे और वो राजनीतिक रूप से उनकी राज्य सरकारें अलग अलग बन जाएंगी, तो कल किसी विवाद में वो अलग अलग रास्तों में खींच सकती हैं। तो ये सब भारत की केंद्रीय सत्ता नहीं करने जा रही है। तो क्या लगता है सर, ये उधर से वो कृषि मंत्री भी कह रहे हैं, सरकार भी कह रही है कि हम पीछे नहीं हटेंगे, और आप लोग भी पीछे नहीं हटना चाहते हैं, तो बीच का रास्ता क्या है? नहीं, मतलब ये अच्छी बात है कि कई दिन बाद उन्होंने बोलना शुरू किया है हम पीछे नहीं हटेंगे। अभी तक तो ये नहीं बोल रहे थे, अभी तक तो बैठे थे। हाँ। देखिए, हम बैठे हुए हैं, हम कुछ नहीं बोल रहे, हम बैठे हुए हैं, हम अपनी ताकत बढ़ा रहे हैं और हमारा आंदोलन तेज़ होगा। हमारे आंदोलन के तेज़ होने के बहुत सारे आने वाले कदम हैं। हम अभी गवर्नर को घेरेंगे, गवर्नर्स के यहाँ जो है प्रदर्शन करेंगे, धरना देंगे 26 तारीख को, जब 7 महीने पूरे हो रहे हैं। हम देश को सचेत कर रहे हैं कि ये सरकार जो मनमाने ढंग से पुलिस राज चला रही थी और मनमाने ढंग से पुलिस केस कर रही थी, ये मजबूर हुई है हमारे आंदोलन की वजह से कई सारे केस वापस लेने के लिए। जितने इसने केस दर्ज किए उनको भी वापस लेना पड़ेगा। हमारा आंदोलन ऐसे चलता रहेगा। लेकिन कुछ गाजीपुर से इस तरीके की वीडियो वायरल हो रही हैं कि लोगों को आने से मना किया जा रहा है, और पहले ये जन आंदोलन था, अब सिर्फ मात्र किसानों का आंदोलन रह गया। नहीं, ये जन आंदोलन तो है ही, क्योंकि किसान के अलावा भारत में जन कौन है? 50% लोग तो किसान ही हैं जी। किसान के बच्चे ही सारे पेशों में जाते हैं। लेकिन ये तो स्टेटमेंट टिकैत साहब ने भी दे दिया, और जो ये राजवीर जी यादव ने उन्होंने भी स्टेटमेंट दे दिया कि भाई तो किसानों का आंदोलन है। नहीं, ये ठीक बात है, पर मैं कह रहा हूँ जब किसान आंदोलन देश में होगा तो वो जन आंदोलन ही है। क्योंकि बाकी अगर आप औद्योगिक मजदूर देखें तो 80% 90% औद्योगिक मजदूर वो विस्थापित किसान हैं या अर्ध विस्थापित किसान हैं, यानी कि वो भूमिहीन किसान या गरीब किसान है जो गांव छोड़कर, जिसकी पत्नी परिवार गांव में रह रहे हैं, वो यहाँ पे औद्योगिक मजदूर बना हुआ है। अगर हम मध्यम श्रेणी के लोगों को देखें तो अभी हमने कोरोना में तो बहुत व्यापक रूप से देखने को मिला कि जितने मध्यम कैटेगरी के रोज़गार हैं या दुकानें हैं, वो सब जो है बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, तमाम इलाकों के जो गरीब तबके के लोग हैं वो जो है उस यहाँ पे चला रहे हैं। तो सबके सब यहाँ से जो है किसानी से जुड़े हुए लोग हैं। तो किसान आंदोलन और जन आंदोलन में कोई ऐसा कोई लक्ष्मण रेखा नहीं है। ये भारत का किसान आंदोलन भारत का जन आंदोलन ही है। और ये जन आंदोलन जब खड़ा हो रहा है और वो अपने जो थोड़ी उसके ऐसा नहीं कि वो पूरी तरह स्वतंत्र था,
बहुत सारी बंदिशें उसके नहीं ऊपर। सर, वो भी लंबी बात हो जाएगी। आप बंगाल पे डिपेंड थे कि बंगाल के अंदर हम जो है हरा देंगे तो हमारे किसान आंदोलन बहुत बड़ा असर पड़ेगा, लेकिन बंगाल के अंदर जो देखा गया वहाँ तो दूसरी एक रणनीति देखी गई थी, क्योंकि ममता बनर्जी भी जो है ब्राह्मण से बिलोंग करती हैं और ये जो बीजेपी है वो भी एक मनुवाद के तहत आती हैं, तो इन दोनों में कोई ज़्यादा फर्क नहीं हुआ और पूर्ण मीडिया ने ममता बनर्जी का साथ दिया, तो इसलिए वहाँ बात बन गई। लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर आप बात कैसे बनाएंगे? देखिए, हमारे किसान आंदोलन की कोई चुनावी रणनीति नहीं है, क्योंकि चुनाव से सरकार बनाने या ना बनाने से हमारा कोई लेना देना नहीं, पहली बात ये समझ लीजिए। तो फिर सर आप लड़ किससे रहे हैं? हम लड़ रहे हैं बीजेपी के जो कॉरपोरेट पक्ष के कानून है उनसे लड़ रहे हैं। हमें कॉरपोरेट के इस कानून को हटवाना है, ये सरकार हराना हो जाएगा, इतना ही लेकिन फर्क सर देश के अंदर देखा गया, भारतवर्ष देश के अंदर ही देखा गया है, सिर्फ चेहरे चेंज होते हैं, चेहरे बदले जाते हैं, लेकिन जो सिद्धांत है वही रहते हैं। मोदी जी का कोई दूसरा आएगा वो मतलब किसानों के बिलों की बात नहीं करेगा, या जो दलितों पर जो अत्याचार है उसकी बात नहीं करेगा, या जो नौकरी हैं उन पर बात नहीं करेगा। देखिए, ये एक राजनीतिक सवाल है कि भारत के अंदर ब्राह्मणवादी वर्चस्व रहा है और भारत का जो सैद्धांतिक आधार रहा है, जो मनुवादी चिंतन रहा है और मनुवादी सिद्धांत रहा है, वो ब्राह्मण आधारित ही है, ब्राह्मणों के वर्चस्व पर आधारित है। और वो धर्म जो है, हिंदू धर्म जो है, उसने उसको मान्यता दे रखी है। तो जो धार्मिक मान्यता के लोग हैं, चाहे वो गरीब हों, चाहे वो अमीर हों, चाहे वो दलित हों, चाहे वो पिछड़ी जाति के हों, वो उस सैद्धांतिक रूप से उस मान्यता पर आधारित हैं। तो बहुत सारी जो लड़ाइयाँ भारत में चलती रही हैं, बराबरी की जो लड़ाइयाँ हैं, वो एक्चुअली अत्याचार के मूल सवालों को नहीं छूती हैं, वो केवल इस मान्यता के सवाल को छूती हैं कि हमको जो है मान्यता में बराबर का दर्जा दिया जाए। और हम देखते हैं कि बहुत सारे जो इस तरह के आंदोलन हुए हैं, उनमें कई आंदोलन ऐसे हैं जिसमें बराबर का जो मनुवादी चिंतन है, उस चिंतन से प्रभावित हमारे गरीब वर्ग भी हो जाते हैं। चुनावों में भी वही है, मीडिया में भी वही है। तो निश्चित तौर पर वो पूरा का पूरा तंत्र जो है, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे वो सरकारी पुलिस तंत्र हो, चाहे वो फौज हो, चाहे वो प्रशासनिक अधिकारी हो, उसमें जो है ब्राह्मणवादी वर्चस्व बना रहता है। तो जाहिर बात है उसका असर रहेगा, क्योंकि आखिरकार ये सारे लोग जो उसमें बैठे हैं गद्दी पे, ये भी तो किसी मान्यता से प्रभावित लोग हैं। कानून एक तरफ है, कानून बराबरी की बात बोलता है, लेकिन जो मान्यता होती है, जैसे मनुवादी मान्यता का सबसे बड़ा सवाल महिला विरोधी है। सारे बिरादरियों की महिलाएं तो और नीचे हैं, तो महिलाओं के ऊपर बहुत तेज़ हमला करते हैं। अब आप किसी शिकायत को लेके चले जाइए, तो पुलिस वाले का पहला कहना ये होता है कि तू चली जाए यहाँ से, तेरी बदनामी होगी। तो भाई मैं आई हूँ शिकायत करने, मेरे को अपनी बदनामी, तेरे को काहे को चिंता है मेरी बदनामी की, तू केस लिख। क्वेश्चन ये है कि ये मनुवादी मान्यता, ये एक बड़ा सवाल है। ये दूसरा सवाल है, जब हम यहाँ बैठे हुए हैं, आप इस बात को ध्यान रखिए कि जब हम यहाँ बैठे हैं, यहाँ पे कोई मनुवादी मान्यता नहीं है। मैं नहीं कहता कि यहाँ पे जितने लोग आप बैठे हैं, जितने लोग इस आंदोलन में बैठे हैं, वो मनुवादी मान्यता से प्रभावित नहीं है, वो भी होंगे सर। लेकिन मैं बात पूरी कर लूँ, लेकिन वो सारे के सारे, उनके अंदर जो बराबरी की चेतना जागृत हो रही है, जो चेतना ये आंदोलन जागृत कर रहा है, वो हर मनुवाद पर भारी है। इस बात को ध्यान रखिए कि चाहे जो हो जाए भारत के अंदर, ये आंदोलन एक नए भारत को जन्म दे रहा है, जहाँ तक सैद्धांतिक सवाल है, और नए तरह से सोचने के लिए मजबूर हैं। मेरे अपने साथी बहुत सारे जो यहाँ इस आंदोलन में हैं, वो कहते हैं पहले हम लोग ऐसा सोचते थे, लेकिन इस आंदोलन के बाद हमारी सोच थोड़ी बदल गई है। तो इसलिए एक बहुत नया भारत जगता हुआ आप इसके अंदर देख सकते हैं। आप इसका सर्वेक्षण करिए, आप तमाम मनुवादी मान्यताओं पे लोगों से बात करिए कि पहले क्या सोचते थे, आज क्या सोचते हैं। आपको बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो बहुत अच्छी और प्रगतिशील बातें बोलने लगेंगे। ठीक है सर। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.